सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत विषय के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में, लिंग के बारे में और वचनों के बारे में। तो हमको जैसे हिंदी में पता है कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे सीता, गीता, आगरा, ताजमहल, मेज, पुस्तक, किताब। किसी चीज का नाम ही क्या होता है? संज्ञा होता है। तो बस वही संस्कृत में भी वही चीज हमें पढ़नी है। तो बालकों को आसपास की वस्तुओं, व्यक्तियों एवं पशु पक्षियों के नाम का सामान्य ज्ञान होता है, अतः वे संज्ञा से पूर्ण रूप से परिचित होते हैं, किंतु उनके व्याकरणिक पक्ष से पूर्णतया अनभिज्ञ होते हैं। इसीलिए संज्ञा के व्याकरणिक पक्षों को आधार बनाते हुए प्रशिक्षु शिक्षक छात्रों में संज्ञा संबंधी समझ को विकसित करा सकते हैं। कक्ष में उपस्थित समस्त वस्तुओं को बताकर बालकों से बोलने के लिए कह सकते हैं, जिससे बालक उन्हें शब्द रूप देने में सफल हो सके। बहुत सी वस्तुएं, नाम, उस जगह का नाम एवं पशु पक्षियों के नाम का चित्र आदि बताकर संज्ञा को आत्मसात करा सकते हैं। बालकों को संज्ञा का ज्ञान कराने का उद्देश्य: पहला है बालकों में संज्ञा की समझ विकसित करना। दूसरा है विभिन्न परिस्थितियों में संज्ञा के शब्दों को स्पष्ट करने का ज्ञान प्रदान करना। तीसरा है संज्ञा के माध्यम से बालकों में संस्कृत ज्ञान को बढ़ावा देना। चौथा है बालकों में संस्कृत वाक्य कौशल का विकास करना। यानी कि संस्कृत में जो संज्ञा पढ़ाने का उद्देश्य है वो यही है कि हम बच्चों को किस जगह को या फिर किस नाम को, किसी भी पशु पक्षी के नाम को या फिर किसी व्यक्ति के नाम को हम संस्कृत में कैसे बोलेंगे। ठीक है, तो बालकों में संज्ञा की समझ को विकसित करना, साथ ही संस्कृत भाषा के साथ साथ, ठीक है, ताकि संज्ञा शब्दों को बच्चे संस्कृत में भी क्या कहते हैं ये सीख पाएं और इससे संस्कृत के ज्ञान में क्या होगी? वृद्धि होगी। अब देखिए, बालकों को संज्ञा के विविध स्वरूपों से परिचित कराना। अब देखिए, संज्ञा का अर्थ तो किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। तो प्राणी में व्यक्ति का नाम हाथी, घोड़ा, बकरी, गाय, उल्लू, कबूतर, हिरन, शेर, चीता, सांप, भेड़, चेतक, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामकृष्ण आदि। तो ये हो गया व्यक्ति का नाम या प्राणी का नाम। अब देखिए, वस्तु का नाम: टिफिन, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, पंखा, गिलास, कटोरी, चम्मच, साइकिल, कार, मेज, कुर्सी, पुस्तक, अलमारी, शर्ट, पैंट, पेन, ब्लैक बोर्ड, नल, पर्दा, खिड़की आदि। ये सब क्या है? वस्तुओं के नाम है और ये सब क्या है? संज्ञा है। फिर किसी स्थान का नाम, जैसे कि काशी यानी कि बनारस, अयोध्या, दिल्ली, मेरठ, रामपुर, लंदन, पेरिस, ब्रिटेन, हिमालय, नेपाल आदि। इसके बाद भाव का नाम: प्रसन्नता, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, प्रेम, बुढ़ापा, बचपना, जवानी, सुंदरता, मिठास, शांति, लड़ाई आदि। इसके बाद संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार दोस्तों देखिए, संस्कृत में संज्ञा के मुख्य 3 ही प्रकार बताए गए हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। इसके अतिरिक्त आपको पता है 2 और होते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। उपर्युक्त दोनों जातिवाचक संज्ञा के ही भेद माने जाते हैं। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का बोध होता है, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए राम, कृष्ण, मोहन, गोपाल आदि व्यक्ति विशेष के नाम। दिल्ली, कानपुर, मेरठ आदि यानी कि स्थान का नाम। गिलास, कटोरी, मेज, कुर्सी यानी कि वस्तु का नाम। गंगा, यमुना, हिमालय आदि ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब है जातिवाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी स्थान, प्राणी अथवा वस्तु की संपूर्ण जाति या समूह का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, नदी, नगर, पर्वत, बर्तन, पशु, पक्षी, लड़का, कुत्ता, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, स्त्री, गांव आदि। तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। फिर है भाववाचक संज्ञा। तो देखिए, भाववाचक संज्ञा: जिस शब्द से किसी के गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए ईमानदारी,
सच्चाई, वीरता, जवानी, लड़कपन, बुढ़ापा, प्रसन्नता, घृणा, नाराजगी, गरीबी, अमीरी, गर्मी, सर्दी आदि। फिर है समूहवाचक संज्ञा। वे शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण के लिए भीड़, जुलूस, सेना, खेल आदि। इसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी द्रव्य, पदार्थ, धातु आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए स्टील, दूध, घी, लकड़ी, सोना, चांदी आदि। ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब देखिए क्लास में हम संज्ञा पर आधारित गतिविधि बच्चों के साथ कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम कोई संज्ञा शब्द लेंगे हिमालय, या जिसे हम संस्कृत में क्या कहेंगे? हिमालयात। तो इसका हम वाक्य प्रयोग करके बच्चों को दिखाएंगे। हिमालयात हिमम पतति। ठीक है, यानी कि हिमालय से क्या निकलता है? हिम निकलता है ना, यानी कि बर्फ। फिर है बालकाः, तो बालकाः दुग्धम पिबन्ति, यानी कि बालक दूध पीते हैं। फिर है राजा, राजा प्रजाम पालयति, राजा प्रजा का पालन पोषण करता है। फिर है वृक्षे, तो वृक्षे खगाः तिष्ठन्ति, यानी कि वृक्ष पर बहुत सारे पशु बैठे हुए हैं। उद्याने, उद्याने यानी कि बाग में। उद्याने बहवः वृक्षाः सन्ति, यानी कि उद्यान में बहुत सारे वृक्ष हैं। मित्रम, मम मित्रम पठति, मेरा मित्र पढ़ता है। सूर्य, सूर्य उदयति, यानी कि सूर्य उगता है, हर दिन उगता है। काकः, काकः वृक्षे तिष्ठति, यानी कि कौवा वृक्ष पर बैठता है। नेत्राभ्याम, अहम नेत्राभ्याम पश्यामि, मैं नेत्र से देखता हूँ। नद्याः, नद्याः जलम मधुरम अस्ति, नदी का जल मधुर होता है, मीठा होता है। बालकाय मोदकानि रुच्यते, बालकाय बालक यानी कि बच्चों को या बालकों को लड्डू अच्छा लगता है। मोदक मतलब लड्डू। विद्यालयेषु, बालका विद्यालयेषु सुखात्मकम अनुभवति, बालक विद्यालय में सुख का अनुभव करते हैं। तो इस तरीके से हम बच्चों को संज्ञा शब्दों को कैसे वाक्यों में प्रयोग करते हैं ये भी सिखा सकते हैं, और कौन से संज्ञा शब्द हैं इनमें से इन वाक्यों को बोल करके भी बच्चों से पूछ सकते हैं कि इनमें कौन सा शब्द संज्ञा है। अब हम आते हैं लिंग। संस्कृत में लिंग के बारे में हम जानेंगे। तो माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन इत्यादि वातावरण में ऐसे शब्द हैं जिनसे बालक परिचित होते हैं। इन शब्दों से उन्हें लिंग का आंचलिक ज्ञान होता है। अतः बालक द्वारा माता कहती हैं, पिता कहते हैं जैसे वाक्यों का प्रयोग करने से स्पष्ट होता है कि वह लिंग के व्यवहारिक पक्ष को जानता है। किंतु लिंग के व्याकरणिक स्वरूप एवं संस्कृत से जुड़े लिंग की समझ को विकसित करने के लिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग शब्दों का वर्गीकरण एवं क्रिया के साथ उनका प्रयोग कराने से छात्रों को लिंग का ज्ञान स्पष्ट रूप से हो जाता है। बालकों को लिंग का ज्ञान कराने के क्या उद्देश्य हैं? तो पहला है बालकों में लिंग की समझ विकसित करना। दूसरा है भिन्न भिन्न परिस्थितियों में बालकों में लिंग भेदों से संबंधित ज्ञान का विकास करना। तीसरा है संस्कृत में लिंग संबंधी कौशलों का विकास करना। चौथा है बालकों में स्त्री तथा पुरुष जाति में अंतर संबंध की समझ विकसित करना। पांचवा है बालकों को पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग के अतिरिक्त नपुंसक लिंग का ज्ञान कराना। इसके बाद है लिंग का अर्थ। संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान के स्त्री या पुरुषवाचक होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग को चिन्ह कहते हैं जिससे किसी शब्द के स्त्रीलिंग, पुल्लिंग तथा नपुंसक लिंग का बोध होता है। लिंग से ज्ञात होता है कि अमुक शब्द स्त्री जाति के लिए है तो अमुक शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है। जड़ वस्तुएं नपुंसक लिंग में होती हैं। सरल शब्दों में कहें तो शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए बेटा, लड़का, बकरा, गधा, भैंसा, उल्लू आदि पुरुष जाति के, गाय, लड़की, बकरी, गधी, भैंस आदि स्त्री जाति, मेज, घर, पुस्तक, जल आदि नपुंसक लिंग होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम समझेंगे। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं किंतु हिंदी भाषा में केवल 2 ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी भाषा में नपुंसक लिंग को मान्यता नहीं है। संस्कृत भाषा में लिंगों का संबंध शब्दों से होता है, इसलिए संस्कृत में कभी कभी परेशानी से निर्णय लेना होता है, क्योंकि देवता शब्द हिंदी में पुल्लिंग श्रेणी में आता है और संस्कृत में यही शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। अतः लिंग के भेद श्रेणी का निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से होता है। ठीक है, सृष्टि में मुख्य 3 जातियां हैं, पुरुष, स्त्री और जड़। उपरोक्त जातियों के आधार पर ही संस्कृत में लिंगों के 3 भेद हैं, वे हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो सबसे पहले हम पुल्लिंग के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे।
तो जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का यानी कि नर जाति का बोध होता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे अन प्रत्यय वाले पुल्लिंग शब्द राजन, पठन। इसके अलावा घ प्रत्यय वाले शब्द जैसे कि प्रणाम, विहार। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिए इमनिच प्रत्यय वाले शब्द जैसे महिमा, गरिमा। कुछ पुल्लिंग शब्द इस प्रकार होते हैं, जैसे यज्ञवाचक शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे ऋतु, अहवरह, स्वाहा। फिर धातुओं के नाम जैसे कि रजत, स्वर्ण। रजत मतलब चांदी, स्वर्ण मतलब सोना। धातुओं के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। रत्नों के नाम जैसे कि हीरा, माणिक्य। हीरा और मणि ये सब भी क्या है, ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अनाजों के नाम चाणक, गोधूमा, चना और गेहूं, ये सब भी क्या है, चना, गेहूं, धान, दाल। ये सब अनाजों के नाम क्या है, ये भी पुल्लिंग में आएंगे। ग्रहों के नाम भानु, शशि, बुध, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी भी पुल्लिंग के अंतर्गत। वारों के नाम से सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये सब भी क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग हो जाएंगे। पर्वतों के नाम शैला, गिरी, हिमालय, ये सब पुल्लिंग में आए। जल के नाम यानी कि सरोवर, समुद्र, ये सब भी पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। फिर स्थल के नाम जैसे कि आकाश, पाताल। अब देखिए संस्कृत में पुल्लिंग के प्रकार, तो अजंत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग। तो जो शब्द अपने अंत में स्वर रखते हैं उन्हें अजंत या स्वरांत पुल्लिंग कहते हैं, जैसे राम, कृष्ण, हरि, बालकः आदि। अजंत पुल्लिंग का वर्गीकरण निम्नलिखित है। तो अजंत पुल्लिंग के अंतर्गत देखिए अकारांत पुल्लिंग आता है। ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में अ आता है अकारांत पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बालक, देव, अश्व, गज, वृक्ष, पर्वतः, कुक्कुरः, कपोतः, काकः, कुक्कुटः, कुलीरः, कुरंगः, वकः, खगः, गर्दभः, उलूकः, मातुलः, बालकः, पितामहः, लोमशः, वृषभः, अजः, मर्कटः, नकुलः, मूषकः, शुकरः। ये सभी अकारांत पुल्लिंग। अब इकारांत पुल्लिंग, ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में ई आता है। जैसे यहाँ पे देखा अकारांत आपने, तो सबके पीछे क्या आ रहा है, र, त, क, ट, र, ग, क, ग, भ, सबके पीछे क्या आ रहा है, अ निकल के आ रहा है। अब इकारांत में आप देखोगे सब में पीछे क्या आएगा, छोटी ई की मात्रा आएगी। कवि ही, मुनि ही, पति ही, कपि ही, निधि ही, नृपति ही, सब में देखिए छोटी ई की मात्रा पीछे आ रही है। अब उकारांत में छोटा ऊ की मात्रा आएगी। ऐसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में ऊ आता है उकारांत पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे कि गुरु, भानु, साधु, शंभु, विष्णु, सिंधु, प्रभु, शिशु, शत्रु, बंधु, इंदु, पशु, तरु आदि। अब हलंत पुल्लिंग, तो जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है उन्हें हलंत या व्यंजनांत पुल्लिंग कहते हैं। हलंत पुल्लिंग का वर्गीकरण निम्नलिखित है। तो सकारात्मक पुल्लिंग और नकारात्मक पुल्लिंग। तो पुल्लिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में स आता है शकारांत पुल्लिंग कहलाता है। चंद्रमस यानी कि चंद्रमा, विद्वस यानी कि विद्वान आदि शकारांत पुल्लिंग के उदाहरण हैं। अब नकारांत पुल्लिंग, पुल्लिंग का बोध कराने वाले ऐसे शब्द जिनके अंत में न आता है उन्हें नकारांत पुल्लिंग कहते हैं या हलंत व्यंजनांत कहा जाता है। आत्मन नकारांत पुल्लिंग का उदाहरण है। अब हम स्त्रीलिंग के बारे में भी देखेंगे। तो संज्ञा के जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। संस्कृत में स्त्रीलिंग शब्द के भी दो रूप होते हैं, अजंत और हलंत स्त्रीलिंग। तो अजंत में देखिए जो शब्द अपने अंत में स्वर रखते हैं उन्हें अजंत या स्वरांत स्त्रीलिंग कहते हैं और इसका वर्गीकरण निम्नलिखित है। तो देखिए आकारांत स्त्रीलिंग में जिनके पीछे क्या आता है, आ आता है। तो ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में आ आता है आकारांत स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे बाला, बालिका, कन्या, वसुधा, निशा, रमा, भार्या, कथा, महिला, वाटिका, उपचारिका, अजा, मच्छिका, सुता, सारिका, गृहगोधिका आदि। इसके बाद इकारांत स्त्रीलिंग, ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में ई आता है इकारांत स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे मति, रात्रि, कीर्ति, प्रकृति, शक्ति, प्रीति, सृष्टि, मुक्ति, उर्मी, कली आदि। ये सब इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द है। इसके बाद इकारांत स्त्रीलिंग यानी कि बड़ी ई की मात्रा आएगी लास्ट में। तो ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिसके अंत में बड़ी ई आता है इकारांत स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे कि नदी, स्त्री, नारी, लक्ष्मी, घी, श्री, पुत्री, रजनी, गौरी, पत्नी, सखी, भगिनी,
रागी, पृथ्वी, जननी, देवी, सभी में बड़ी ई की मात्रा आ रही है पीछे। इसके बाद उकारांत स्त्रीलिंग, तो ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिसके अंत में छोटा ऊ आता है उकारांत स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे कि धेनु, तनु, रज्जु, चज्जु, रेणु आदि। फिर उकारांत स्त्रीलिंग यानी कि ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में बड़ा ऊ आता है उकारांत स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे वधु, साधु आदि। इसके बाद है हलंत स्त्रीलिंग, जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है उन्हें हलंत या व्यंजनांत स्त्रीलिंग कहते हैं। हलंत स्त्रीलिंग का वर्गीकरण निम्नलिखित है, जैसे तकारांत स्त्रीलिंग, ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में त आता है, ये तकारांत स्त्रीलिंग व्यंजनांत होते हैं, जैसे कि सरित, विद्युत, योषित, हरित आदि। अब चकारांत स्त्रीलिंग में क्या होता है, ऐसे स्त्रीलिंग का बोध कराने वाले शब्द जिसके अंत में च आता है चकारांत स्त्रीलिंग व्यंजनांत होते हैं, जैसे वाच, रुच, सुच आदि। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे नपुंसक लिंग के बारे में। तो असंज्ञा के जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति होने का बोध न हो उन्हें हम नपुंसक लिंग कहते हैं, यानी कि जिससे ना स्त्री जाति का बोध होता हो ना पुरुष जाति का बोध होता हो। उदाहरण के लिए जल, अस्थि, दधि, मधु, वस्तु आदि। संस्कृत में नपुंसक लिंग शब्द के भी दो रूप होते हैं, अजंत एवं हलंत। जैसे कि अभी आपने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में देखा है, सेम इसमें भी अजंत नपुंसक लिंग के बारे में पहले पढ़ेंगे, फिर हलंत। तो देखिए, जो शब्द अपने अंत में स्वर रखते हैं उन्हें अजंत या स्वरांत नपुंसक लिंग कहते हैं। अजंत नपुंसक लिंग का वर्गीकरण निम्नलिखित है। तो पहला है अकारांत नपुंसक लिंग, ऐसे नपुंसक लिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में अ आता है अकारांत नपुंसक लिंग कहलाते हैं, जैसे जल, पुष्प, नेत्र, गृह, मित्र, पुस्तक, धन, भारत, कमल, द्रव्य आदि। फिर है इकारांत नपुंसक लिंग, ऐसे नपुंसक लिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में छोटी ई आता है उन्हें इकारांत नपुंसक लिंग कहते हैं, जैसे कि वारी, अक्षी, अस्थि, दधि आदि। सब में देखिए छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। अब देखिए इसके बाद उकारांत नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग का बोध कराने वाले ऐसे शब्द जिनके अंत में बड़ा छोटा ऊ आता है उकारांत नपुंसक लिंग कहलाते हैं, जैसे कि मधु, अश्रु, वस्तु, जानु, रमश्रु यानी कि रमश्रु मतलब दाढ़ी, दारू यानी कि लकड़ी आदि। फिर है ऋकारांत नपुंसक लिंग, तो ऋकारांत नपुंसक लिंग का बोध कराने वाले ऐसे शब्द जिनके अंत में री आता है उन्हें ऋकारांत नपुंसक लिंग कहते हैं, जैसे कर्तिर, धार्ति, ज्ञात्री आदि। तो कर्तिर, धार्तिर, ज्ञातिर ये सभी क्या है, ऋकारांत नपुंसक लिंग। अब देखिए हलंत नपुंसक लिंग में जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है उन्हें हलंत या व्यंजनांत नपुंसक लिंग कहते हैं, जैसे कि सभी सर्वनाम शब्द व्यंजनांत नपुंसक लिंग होते हैं। अब लिंग पर आधारित कोई गतिविधि हम बच्चों को करा सकते हैं, जैसे शिक्षक कक्षा की सभी वस्तुओं एवं बालक बालिकाओं से संबंधित जानकारी प्रदान करके निम्नलिखित गतिविधियां करा सकते हैं। पहला है शिक्षक कक्षा में विद्यमान सभी वस्तुओं एवं प्राणियों का नाम छात्रों से संस्कृत में बताने को कहें तथा उनके द्वारा बताए गए शब्दों को शिक्षक स्वयं से आमपट्ट पर लिखें, जैसे कि फलों का नाम या जानवरों का नाम जो भी कक्षा में या उपस्थित हो, ठीक है, या गमला या जो चौक, डस्टर, जो भी चीज दिख रहा हो, ठीक है। बच्चों से पहले तो वर्गीकरण करवाएं, कौन सा स्त्रीलिंग है, कौन सा पुल्लिंग है, कौन सा नपुंसक लिंग है, उसके बाद उनका नाम संस्कृत में पूछें। शिक्षक छात्रों तथा छात्राओं को अलग अलग समूह बना दे छात्रों और छात्राओं का, इससे जो लिंग संबंधी ज्ञान है वो और अच्छे से आप बच्चों को दे पाएंगे। इसके बाद है वचन, वचन का ज्ञान। वचन से क्या होता है, कोई भी संज्ञा शब्द की जात काउंटिंग में कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, 20 है, कितना है, ठीक है। तो संख्या है, यहाँ पर देखिए वातावरण से ही बच्चों को 1, 2, 3, 4 इन संख्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इन संख्याओं का बोध कराने वाले व्याकरण के शब्दों से बच्चों को जोड़कर उनमें वचन की समझ को विकसित किया जा सकता है। बच्चे अपने दैनिक जीवन में वचन का प्रयोग करते हैं। प्रशिक्षु शिक्षक किसी एक वस्तु को दिखाकर एक वचन, 2 वस्तुओं को दिखाकर द्विवचन तथा बहुत सी वस्तुओं को दिखाकर बहुवचन का बोध करा सकते हैं। किसी संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा का बोध वचन द्वारा होता है। तो बालकों को वचन का ज्ञान कराने का उद्देश्य बालकों को वचन का ज्ञान कराने के क्या उद्देश्य हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। बालकों में वचन की समझ को विकसित करना, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में बालकों में वचन की दक्षता विकसित करना, संस्कृत में वचन संबंधी वाक्य बोध कराना,
बालकों को संस्कृत अनुवाद के लिए तैयार करना, वचन के माध्यम से बालकों को संख्याओं का ज्ञान कराना। अब देखिए वचन का अर्थ क्या होता है, तो भाषा विज्ञान में वचन संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया आदि की व्याकरण संबंधी श्रेणी है जिससे इनकी संख्या के विषय में सूचना मिलती है, अर्थात जिन शब्दों से वस्तुओं या व्यक्तियों की संख्याओं के विषय में ज्ञान होता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन के प्रकार, तो अधिकांश भाषाओं में दो प्रकार के वचन, एक वचन और बहुवचन की व्यवस्था है, किंतु संस्कृत भाषा में तीन वचनों की व्यवस्था है जो कि निम्नलिखित है। पहला है एक वचन, जिन शब्दों से एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान आदि का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं, जैसे कि शुका यानी कि कौवा, एक ही कौवे की बात हो रही है। मयूर यानी कि मोर, एक ही मोर की बात हो रही है। गृहम यानी कि घर, सिर्फ एक घर की बात हो रही है। पुस्तकम यानी कि किताब, एक किताब की बात हो रही है। लेखनी यानी कि लिखना, केवल एक काम हो रहा है लिखने का। बालिका यानी कि लड़की, सिर्फ एक लड़की के बारे में बताया गया। नर यानी कि आदमी। पुष्पम यानी कि पुष्प, फूल। तो जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु का बोध होता है, एक व्यक्ति का बोध होता है, जिससे वो होता है एक वचन। अब द्विवचन, द्विवचन नाम से स्पष्ट है कि दो, संख्या में ये कितने होंगे, दो ही होंगे। जैसे एक वचन में एक, तो दो वचन में दो ही होंगे। जिन शब्दों से दो वस्तुओं का बोध होता है उसे हम द्विवचन कहते हैं, जैसे सुकौ, बालकौ, मयूरौ, बालिके, मूषिके, लते, फले, पुस्तके, कमले। ठीक है। अब बहुवचन, जिन शब्दों से तीन या तीन से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं, जैसे कि शुका, मयूरा, कपोता, अजाह, मूषिका, फलानी, पुष्पाणी, पत्राणी आदि। अब वचन पर आधारित गतिविधि, कैसे हम बच्चों को क्लास में वचन के बारे में हम उनको ओरली बता सकते हैं। तो शिक्षक कक्षा में सभी वचनों अर्थात एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का ज्ञान प्रदान करके निम्नलिखित गतिविधियां करा सकते हैं। शिक्षक छात्रों को कुछ जानवरों, फलों एवं वस्तुओं का चित्र अलग अलग संख्याओं में दिखाकर उन्हें वचनों का ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। शिक्षक कक्षा में छात्रों को तीन भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में एक छात्र हो, शिक्षक बताएं कि एक वस्तु का बोध कराने वाला शब्द एक वचन होता है। दूसरे समूह में दो छात्र हो, शिक्षक छात्रों को बताएं कि जहां पर कोई वस्तु दो संख्या में है वहां पर द्विवचन होगा। तीसरे समूह में सभी छात्र हो, शिक्षक छात्रों को बताएं कि जब वस्तु तीन या तीन से अधिक होगी तो वहां पर बहुवचन होगा। यानी कि बच्चों को ही बुला करके बच्चों की संख्याओं के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, उनको हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की जानकारी करा सकते हैं। अंत में शिक्षक कुछ पुस्तकों को एक साथ रखकर उन्हें छात्रों से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के आधार पर बांटने को कहें। बच्चे से जब आप कहोगे एक वचन तो वो खाली एक किताब रखेगा, जब आप द्विवचन बोलोगे तो वो दो किताब रखेगा, और जब आप बहुवचन बोलोगे तो वो तीन से अधिक ही रखेगा। तीन से अधिक रखेगा, इसका मतलब बच्चे को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन तीनों ही वचनों का ज्ञान हो गया है संस्कृत में। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को यहाँ पर करेंगे। हिमालय हिमम पतति में किस शब्द का वाक्य प्रयोग किया गया है, तो किसका प्रयोग किया गया, हिमालय शब्द का। हिमालय शब्द क्या है, पर्वत का नाम है, और ये क्या है, संज्ञा शब्द है। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें से कौन है, मित्रम, सूर्य, काकः। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मित्रम। ऑप्शन ए जो है मित्र, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। बाकी सूर्य व्यक्तिवाचक संज्ञा है, काका कौवा यानी कि ये है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा मित्रम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, मयूर का द्विवचन है, तो ये हो जाएगा मयूरो। ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा का इसमें से कौन सा उदाहरण है, द्रव्यवाचक संज्ञा का, स्टील, दूध, घी या फिर ये सभी। तो यहाँ पर दोस्तों तो स्टील, दूध, घी ये सभी क्या है, ये सभी हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, नद्याः जलम मधुरम अस्ति, वाक्य में संज्ञा क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, पानी, नद्याः और जलम दोनों होगा, नदी और जल दोनों ही संज्ञा है। तो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बी दोनों सही है, इसीलिए ऑप्शन सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें से कौन है, मधुरम, मोदकम, विद्यालयम या कोई नहीं।
तो मधुरम मतलब मधुर शब्द जिसको हम फील करते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इकारांत पुल्लिंग का शब्द है मूषिकः, पितामह, कवि या तरु। तो इकारांत देखिए छोटी ई की मात्रा किस में लगी है, ऑप्शन सी में लगी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, उकारांत नपुंसक लिंग का उदाहरण है उकारांत नपुंसक लिंग। तो यहाँ पर आप देखिए कर्त, मधु, वार, पुष्प दिया हुआ है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है मधु, ये उकारांत नपुंसक लिंग का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो अभी आपने देखा है कि 5 भेद होते हैं, 3 तो संस्कृत में होते हैं, चूंकि अब संस्कृत हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम 3 ही लगाएंगे, लेकिन आपने देखा है कि 3 भी होते हैं और 5 भी होते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, संस्कृत में 3 ही होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण इसमें से कौन सा है? रामाय, सूर्यः, काकः या फिर ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए रामाय, सूर्यः, काकः यानी कि कौवा। तो यहाँ पर हम देखेंगे राम शब्द और सूर्य शब्द, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है। और जो काका है, कौवा, ये पूरे कौवा, एक तरीके से सभी कौवों को हम क्या कहेंगे? कौवा ही कहेंगे। तो ये पूरे समूह का अपने बोध कराता है, जैसे कि मोर पूरे अपने समूह का बोध कराता है, जैसे कि कोई पहाड़ हुआ तो सभी पहाड़ों का बोध कराता है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है राम और सूर्य, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और ये जो है यहाँ पर काका, कौवा, जैसे कि कौवा हुआ या फिर मोर हुआ, कुत्ता हुआ, इस तरीके के जो शब्द हैं ये सब जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, क्योंकि अपनी जाति के बारे में पूरा बताते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने पूरा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, और संज्ञा के बारे में भी हमने पढ़ लिया। फर्स्ट सेमेस्टर में किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो ये हमारा कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस कांटेक्ट नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं अपनी समस्या को। और अगर इस क्लास को शेयर नहीं किया अभी तक तो शेयर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी PDF, तो ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। सारी क्लासेस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे। फर्स्ट पेपर मैंने पूरा पढ़ा दिया है, बाल विकास, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।